स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर जो CTI इंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, उस सीरीज़ का आज हमारा 18वां क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले की क्लासेस भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि यह जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लिया है और इस सीरीज़ में हमने अब तक 280 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हमारा टारगेट है 20 क्वेश्चन का। ये देखते हैं हम लोग, और आप लोगों को 20 क्वेश्चन से संभवतः जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम पूरी तरह कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों का NSTI कॉलेज मिल सके, आपका मनपसंद कॉलेज मिल सके और अपना आप CTI कोर्स कर सकें। और CTI कोर्स से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं हम अपने क्लास की तरफ। तो क्लास में हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला जो है ड्रिल चैप्टर से होने वाला है और ग्राइंडिंग चैप्टर से होने वाला है। ठीक है, ग्राइंडिंग से, ठीक, और स्क्रू थ्रेड से भी कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। आज पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ये दिया गया है, यदि ड्रिल छिद्र आकार से बड़ा हो तो क्या होगा। तो जो ड्रिल छिद्र है हमारा, अगर आकार से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसमें जो ड्रिल तेज़ नहीं है, जब ड्रिल तेज़ नहीं है तो ड्रिल हमारा ओवर हीट होता है, कटिंग नहीं करता है। तो फीड दर अधिक होने पर भी ड्रिल हमारा ओवर हीट होता है, गर्म होता है। काटने की गति बहुत अधिक होने पर भी ड्रिल हमारा क्या होता है, ओवर हीट होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन नंबर डी है, कुछ शब्द में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए हैं। तो इसमें कर्तन किनारे के असमान कोण, और कर्तन किनारे के जो कोण होते हैं अगर असमान होंगे, क्या होंगे, अगर कोण अगर असमान होंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा जो ड्रिल का जो आकार बनेगा वह ओवर साइज का बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज होते हैं। तो ओवर साइज क्यों होते हैं, जो हमारे ओवर साइज होते हैं, देखिए यहाँ पे असमान लिप लंबाई, यानी जो हमारा ये देखिए यह लिप, या इसको हम लिप बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आपको दिख रही है लिप होती है, इसको हम लोग कटिंग एज भी बोलते हैं। और देखिए इसमें बीच में जो एंगल बोलता है उसे कटिंग एंगल बोलते हैं। तो इसकी जो लंबाई अगर असमान होगी, लिप का अगर एक लिप छोटा होगा, एक लिप की लंबाई बड़ी होगी, तो हमारे जो ड्रिल किए गए जो छिद्र होंगे वो ओवर साइज के होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य, जो ड्रिल में हमारा कुछ ड्रिल बिट कुछ इस प्रकार होता है, आप लोगों को हम दिखा दें। जो हमारा ड्रिल बिट होता है वह कुछ इस प्रकार, तो इसमें जो हमारे फ्लूट बनाए जाते हैं, जो हमारे फ्लूट बनाए जाते हैं यह इसमें फ्लूट होते हैं। आप लोगों को इसमें क्लियर नहीं होगा, हमने अपने फिटर थ्योरी की क्लासेस में अब अच्छी तरीके से बताया है ड्रिल बिट के एक एक एंगल के बारे में, एक एक पार्ट एंगल उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। फिटर थ्योरी की क्लास के नाम से प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोज अपलोड हैं। तो इसमें बात कर रहा है फ्लूट का उद्देश्य। जो फ्लूट होते हैं वह हमारे कटिंग एज का निर्माण करते हैं, ड्रिल बिट में कटिंग एज का निर्माण करते हैं, और जितने हमारे फ्लूट होंगे उतने हमारे कटिंग एज होगा। और फ्लूट के द्वारा हम लोग जो चिप्स होता है वह आसानी से बाहर निकल जाता है। दूसरा इसका यूज, तीसरा इसका यूज है कि फ्लूट के द्वारा जो हमारे कूलेंट होते हैं वो आसानी से कहाँ पहुँच जाते हैं, कटिंग एज तक पहुँच जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा जिसमें चिप्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य प्रयोजन के लिए ड्रिल का हेलिक्स एंगल, ड्रिल का हेलिक्स एंगल होता है सामान्य प्रयोजन के लिए वो 27.5 यानी 27.5 डिग्री होता है। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि कठोर धातुओं के लिए जो हेलिक्स एंगल रखा जाता है वह कम, हार्ड मेटल के लिए ध्यान दीजिए, हार्ड मेटल के लिए हेलिक्स एंगल कम रखा जाता है, वह 10 से 13 डिग्री। बहुत कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, बस इसको आप लोग एक बार माइंड में बैठा लीजिए। और नॉर्मल धातुओं के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है वह 18 से 30 डिग्री होता है।
कितना 18 से 30 डिग्री होता है। और सॉफ्ट मेटल के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है हमारा अधिक रखा जाता है, वह जो होता है आपका 35 से 40 डिग्री। यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हेलिक्स एंगल को हम लोग रेक एंगल भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसका साधारणतः एंगल 27.5 डिग्री होता है। आपको पूछ देगा हेलिक्स एंगल हार्ड मेटल के लिए कम रखते हैं और सॉफ्ट मेटल के लिए अधिक रखते हैं, और कितना रखते हैं सबका रेंज हमने बता दिया। और इसके साथ साथ हमारा जो 118 डिग्री दिया है, यह पूछ देगा आपका जो ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल साधारणतः कितना रखते हैं, तो 118 डिग्री रखते हैं। और यह भी 80 से कितना रखा जाता है, 140 डिग्री के मध्य, 80 से 140 डिग्री के मध्य रखा जाता है। 80 डिग्री वाला सॉफ्ट मेटल के लिए और 140 डिग्री वाला हार्ड मेटल के लिए रखते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। तो ड्रिल के बिंदु कोण यानी इसका पॉइंट एंगल किसके द्वारा तय किया जाता है, कि हम आप लोग कई बार सुनते होंगे कि अगर हार्ड मेटल होगा तो पॉइंट एंगल अधिक रखेंगे, एक सॉफ्ट मेटल होगा तो कम रखेंगे। यानी इससे कहने का मतलब जो हमारा जॉब मटेरियल होगा उसी के द्वारा हम लोग क्या तय करते हैं, अपना बिंदु कोण यानी पॉइंट एंगल तय करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी बताएं आप लोगों को हम ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। तो ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण रैंक कोण से निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ड्रिल का क्लीयरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। अगर ड्रिल का क्लीयरेंस कोण अधिक है, क्लीयरेंस कोण अधिक होने का मतलब कि हमारा जो पॉइंट एंगल कम होगा। जब पॉइंट एंगल कम होगा तो हमारे कटिंग एज क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यह देखिए CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 वाले में यह पूछा गया क्वेश्चन है। हूबहू यही क्वेश्चन आ गया था कि कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं और गलत करके आते हैं। यह पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन लगभग पिछली बार पूछे ही गए हैं, लेकिन यह क्वेश्चन हमने जो CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें यह क्वेश्चन आया था। इसमें पूछा था कौन सा रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। तो जो सॉकेट रीमर होता है उसमें हमारा लंबा टेपर लीड होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होता है, होगा हटाकर पूछ देगा कि होता है, क्या पूछेगा, होता है। जब होता है की बात करेगा, वर्तमान समय की बात करेगा, तो आप लोग हैंड रीमर की बात करेंगे। क्या, हैंड रीमर। अगर पूछे कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा तो सॉकेट रीमर, और होता है तो हैंड रीमर। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्रेड से क्वेश्चन हमारा आया है। क्या बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है कि मीट्रिक वी थ्रेड का सन्निहित कोण क्या होता है। तो मीट्रिक थ्रेड का जो सन्निहित कोण होता है वह 60 डिग्री होता है। जो इसकी डेप्थ रखी जाती है वह 0.613 रखी जाती है, ठीक है, इनटू पिच होता है ये। इसी के साथ ये 27.5 डिग्री जो होता है हमारा, ये BA थ्रेड होता है, BA थ्रेड होता है। और इसका यूज हम लोग सूक्ष्म मापी यंत्रों में करते हैं। 6 mm से कम स्क्रू वाले, 6 mm से कम व्यास वाले स्क्रू के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं BA थ्रेड का। इसका एंगल 27.5 डिग्री होता है। और 29 डिग्री जो होता है हमारा, यह होता है हमारा लीड स्क्रू, जो हमारा एगमी थ्रेड होता है। क्या होता है, एगमी थ्रेड। एगमी थ्रेड के लीड स्क्रू में हमारा लीड स्क्रू, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में हम एगमी थ्रेड का यूज करते हैं और इसका एंगल 29 डिग्री होता है। जो बट्रेस थ्रेड होता है इसका एंगल हमारा 45 डिग्री होता है। और बट्रेस थ्रेड का यूज हम लोग एक तरफा लोड के लिए, यानी कारपेंटर वाइस में, लेग वाइस में हम लोग बट्रेस थ्रेड का यूज करते हैं, जिसका एंगल 45 डिग्री होता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में जाने के बाद आपका माइंड काम नहीं करेगा और आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तब वहाँ पे जाकर सोचेंगे कि हाँ, हमने जो पढ़ाया था सही पढ़ाया था या गलत पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति का वर्णन करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें हम लोग,
यह थ्रेड की बात किया, यह हमारी थ्रेड है, यह हमारी थ्रेड हो गई। थ्रेड के ऊपर ये वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ध्यान दीजिए, CREST, क्रेस्ट हो गया। और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्थ। यह हमारा डेप्थ हो गया, गहराई। और क्रेस्ट और इसको मिलाने वाली रेखा जो होगी हमारी क्या होगी? फ्लैंक होगी। ठीक। और दोनों क्रेस्टों के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा हमारी क्या होगी? पिच होगी। यह हमारी क्या हो गई? पिच हो गई। क्रेस्ट, रूट, फ्लैंक, पिच समझ में आ गया। अब यह बात कर रहा है कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में जब एक चक्कर पूरा हम जो हमारा नट होता है बोल्ट पर एक चक्कर पूरा घूम जाता है तो उस उतने में वह जितने थ्रेड आगे बढ़ता है वही उसकी लीड होती है। अच्छी गति का वर्णन देखिए यही बोल रहा है, एक पूर्ण चक्कर में, यानी यही हमारी क्या हो गई? लीड हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेलीस्कोपिक गेज की बात कर रहा है, तो टेलीस्कोपिक गेज जो होता है वो आंतरिक स्लॉट को चेक करने के लिए, हम लोग डाया को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। यह न्यूनतम आयाम यानी 12.7 mm से इसका क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। और 154 mm तक जाता है, ये 152 mm तक जाता है। टेलीस्कोपिक गेज देखिए दिया है यहाँ पे, छिद्र स्लॉट और रिसेसों के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? टेलीस्कोपिक गेज का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए करते हैं? बियरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए हम लोग फीलर गेज का उपयोग करेंगे, यानी दो मिलने वाले पार्टों के बीच की गैप को चेक करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट अकाउंट ध्यान दीजिए 0.02 mm होता है मीट्रिक में, ब्रिटिश में 0.001 इंच होता है। कई बार आप लोगों को यह बता चुके हैं हम लोग। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। अब देखिए हमारे ग्राइंडिंग व्हील से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो ग्राइंडिंग प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा काफ़ी कम मात्रा में धातु को हटाया जाता है और टूल्स पर हम लोग धार और लगाने के लिए हम लोग ग्राइंडर का यूज करते हैं। तो ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है? तो कास्टिंग के लिए हम लोग रेजोनॉइड बांड का उपयोग करते हैं। ढलाई में यानी रिंग आप लोगों को कहीं कहीं दे देगा। स्नैगिंग ग्राइंडिंग पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन। स्नैगिंग ग्राइंडिंग जो होती है वह रफ ग्राइंडिंग ही होती है। ठीक है, रेजोनाइड बॉन्ड द्वारा होती है। ठीक है, यानी जो हमारे रफ सतह होंगे उसकी ग्राइंडिंग के लिए हम लोग रेजोनाइड बॉन्ड का उपयोग करते हैं। यहीं पे अगर बात कर दें सिलिकेट बॉन्ड, यह बॉन्ड जो होता है ये आप लोगों को बता दें हम लोग, एक जो हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील बनते हैं वह उसमें एब्रेसिव कण होते हैं और बॉन्ड होते हैं। उन दोनों क्या करते हैं हम लोग? बॉन्ड जो होता है वो चिपकाने का कार्य करता है। एक जिस प्रकार से गोंद होता है जिससे हम लोग अपनी कापी किताब को क्या करते हैं? चिपकाते हैं। उसी प्रकार यह जो एब्रेसिव कण होते हैं जिसके द्वारा कटाई होती है उसको एक चिपकाने का कार्य करता है। तो सिलिकेट बॉन्ड जो होता है इसका यूज हम लोग, यह जो होता है इस पर सिंबल पूछता है इसका, सिलिकेट बॉन्ड, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? यस से दिखाते हैं। ठीक है, सिलिकेट बॉन्ड को यस के दिखाते हैं। सैलिक बॉन्ड को हम लोग किससे दिखाते हैं? ई से। सैलिक बॉन्ड को ई से। इसका यूज हम लोग करते हैं फिनिशिंग के लिए, इसका यूज हम लोग फिनिशिंग के लिए। और सिलिकेट बॉन्ड का यूज हम लोग कटिंग टूल पर धार लगाने के लिए। ध्यान दीजिए, कटिंग टूल पर धार लगाने के लिए हम लोग सिलिकेट बॉन्ड का यूज करेंगे। और इसका एंगल कितना होता, इसका सिंबल होता है यस। और सैलिक बॉन्ड का यूज यानी फिनिशिंग के लिए। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग फिनिशिंग के लिए। रबड़ बॉन्ड का यूज स्लॉटिंग और पार्टिंग के लिए, यानी किसी जाब में हमें स्लॉट काटना हो या किसी जाब को दो भागों में बांटना हो तो हम लोग रबर बॉन्ड का यूज करेंगे। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, और रेजोनाइड बॉन्ड को भी बात हुई है यहाँ पे कि रफ ग्राइंडिंग के लिए इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। सबका सिंबल आप लोग ध्यान दीजिए और सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग एब्रेसिव कण की। जो एब्रेसिव कण बताएं हम लोग, जो ग्राइंडिंग व्हील में जो कटाई करने वाला भाग होता है उसको हम लोग एब्रेसिव कण बोलते हैं। और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ग्राइंडिंग व्हील में कटाई करते हैं। एब्रेसिव कण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक में जैसे जो आप
प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं। जो हमारा डायमंड हो गया, कोरंडम हो गया, हीरा हो गया, वो सब क्या है, हमारे प्राकृतिक हैं जो स्वतः प्रकृति में मिलते हैं। और कृत्रिम जो हैं, जो मनुष्यों द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसमें हमारे दो होते हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है जिसको सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और एक क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें यह सिलिकॉन कार्बाइड का पार्ट है, यह दोनों, इसको भी हम बताएंगे। तो जो सफ़ेद एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, वह हम लोग उसका यूज हम लोग करते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मटेरियल के लिए। जैसे हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ में जैसे हमारी स्टील हो गई, फिर उसके बाद राट आयरन हो गया, स्टील, राट आयरन, और भी जितने भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले आएंगे। और सिलिकॉन कार्बाइड में हमारा ब्रास, ब्रांज, एल्युमिनियम जो मतलब लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले आते हैं, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी ट्रिक करेंगे, सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए बोला है कि ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है। तो बांड की ताकत की बात हम करें, जो हमारा बांड होता है, बांड की बात की है, जो विट्रिफाइड बांड, सैलिक बांड, सिलिकेट बांड, वह एक गोंद का कार्य करता है, चिपकाने का कार्य करता है। किसको, एब्रेसिव कणों को। तो एब्रेसिव कणों को देखिए यहाँ पे जो ग्रेन का आकार है, ये एब्रेसिव कणों की क्या है, साइज को दर्शाता है। यह जो पाया जाता है, वह पाया जाता है हमारा, यह जो होता है, यह 600 नंबर तक पाया जाता है। कितने नंबर तक, 600 नंबर तक पाया जाता है। और यह जो होता है 1 से 24 होता है, 1 से 24 नंबर तक। फिर 30 से हमारा 60 होता है। फिर 80 से 180 होता है। यह जो 1 से 24 होता है हमारा रफ होता है। फिर उसके बाद मीडियम होता है, फिर फाइन होता है 80 से 180। फिर लास्ट में हमारा आता है 220 से 600 हमारा वेरी फाइन वाला आता है। यह ग्रेन के आकार को, यानी एब्रेसिव कणों के आकार को दिखाते हैं हम लोग। ये ग्रेन का आकार, जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर, यह देखिए यह 2 प्रकार की होती है, एक ओपन होती है, एक डेंस होती है। यह एब्रेसिव कण और जो बांड की मात्रा को इंगित करता है। अगर हमारे जो एब्रेसिव कण पास हैं तो हमारे जो डेंस होगी संरचना, और दूर है तो ओपन संरचना होगी। ठीक है। अगला हमारा ग्रेड जो होता है, यह बांड की किसको दर्शाता है, बांड की ताकत, यानी जो बांड है हमारा एब्रेसिव कण को कितनी मजबूती से पकड़ा है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग ग्रेड का उपयोग करते हैं। हमने ग्राइंडिंग व्हील का भी चैप्टर अपनी फिटर थ्योरी की क्लासेज में अपलोड कर रखा है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम से लेके हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को हम बता दें, ये क्वेश्चन देख लेंगे आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें आप लोगों को इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम में इसी तरह दे देगा, और उसमें किसी एक का नाम पूछ देगा। तो जो देखिए ये हमारा है, यह एब्रेसिव कण है। यह क्या है, एब्रेसिव कण, ये एल्युमिनियम वाला है। अगर वही सिलिकॉन वाला होता तो उसको हम लोग सी से दिखाते हैं, सिलिकॉन वाले को सी से दिखाता है और एल्युमिनियम को ए से दिखाता है। सबसे पहला नंबर किसको दर्शाता है, एब्रेसिव कण को। ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर एब्रेसिव कण को दर्शाता है। और यह देख रहे हैं आप लोग 46, अभी हमने बताया है कि 46 जो होता है ग्रेन का आकार होता है, यानी जो 600 नंबर तक 0 से 600 नंबर तक पाया जाता है वह ग्रेन का आकार होता है। यह हो गया हमारा ग्रेन का आकार दूसरा नंबर वाला। तीसरा नंबर वाला हमारा जो होता है वह होता है ग्रेड। ग्रेड बताए थे आप लोगों को हम। ग्रेड का मतलब जो एच हमारा है, यह ग्रेड है। यह ग्रेड दिखाता है कि वो कितनी मजबूती से क्या किया है, पकड़ा है। यह ए से जेड तक पाया जाता है, ए से जेड तक। ठीक है, ए से जेड तक पाया जाता है। इसमें हमारा कोर्स मीडियम जो आता है इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा तीसरा वाला क्या हो गया, ग्रेड हो गया। चौथा हमारा जो 8 आ रहा है, यह संरचना को दिखाता है। यह किसको दिखाता है, संरचना को दिखाता है। ये हमारा जो 8 आ रहा है किसको दिखाएगा, संरचना को दिखाएगा। ठीक है।
उसके बाद जो हमारा जो लास्ट में भी आ रहा है, विट्रिफाइड बांध है, यह दिखाएगा हमारा बंधक का प्रकार, यानी कौन सा बांध हमारा है। यहाँ पे हमारा कौन सा बांध है, विट्रिफाइड बांध है। और विट्रिफाइड बांध जो होता है वो चिकनी मिट्टी का होता है, चीनी मिट्टी का होता है। और 70 से 80% बांध इसी बांध का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और कई बार पूछा गया क्वेश्चन इससे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राइंडिंग कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। तो कंसेंट्रिक चलने के लिए जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील की क्या की जाती है, ट्रूइंग की जाती है। ट्रूइंग प्रोसेस जो है आप लोगों को बता दें, वह मान लीजिए हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, इसके अगर किनारे कहीं से क्या है, इसके दांते घिस गए हैं किनारे कहीं से, तो इसको हम लोग डायमंड ड्रेसर के द्वारा या स्टार व्हील ड्रेसर के द्वारा इसको हम लोग कंसेंट्रिक बना देते हैं, यानी इसको हम लोग वृत्त के आकार का पूरा बना देते हैं। वृत्त के आकार का तो होता ही है, लेकिन इसको कंसेंट्रिक चलने के लिए हम लोग इसकी ट्रूइंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्रूइंग कर देते हैं, ठीक। इसके बाद इसी में ऑप्शन आता है हमारा ग्लेजिंग का। जो ग्लेजिंग होती है, जो हमारा यह ग्राइंडिंग व्हील में जब हमारे एब्रेसिव कण घिस जाते हैं तो उनकी सतह चमकदार हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं। लोडिंग क्या हो गया, एब्रेसिव कणों के बीच जो धातु के कण हमारे फंस जाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लोडिंग बोलेंगे। ड्रेसिंग क्या होता है, तो जो हमारे धातु के कण फंस गए रहते हैं उसको क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, और जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसको पुनः संचालित करने के लिए, पुनः काटने योग्य बनाने के लिए, ग्राइंडिंग करने योग्य बनाने के लिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने के लिए हमारा एक डायमंड ड्रेसर आता है, एक स्टार व्हील ड्रेसर आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्राप्त उत्पाद क्या है। ब्लास्ट फर्नेस से आप लोगों को पता ही होता है, हम लोग पिग आयरन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, पिग आयरन। पिग आयरन हमारा कच्चा लोहा होता है, उसको हम लोग क्यूपोला फर्नेस में डालते हैं तो कास्ट आयरन मिलता है, पुडलिंग फर्नेस में डालते हैं तो राट आयरन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जस्ता निकालने के लिए किस ऐश का उपयोग किया जाता है। जस्ता निकालने के लिए हम लोग कैलेमाइन ऐश का उपयोग करते हैं। किसका, किस ऐश का उपयोग किया जाता है, तो कैलेमाइन। जस्ता निकालने के लिए कैलेमाइन ऐश का। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का होता है, किसका होता है, एल्युमिनियम का। और गैलेना किसका होता है, लेड का होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज की टॉपिक रही है, क्योंकि हमने आज की टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे, और आप लोगों को हम कम समय में पूरी तरह कराने की कोशिश की। इस प्रकार हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल पर और भी फिटर थ्योरी की क्लासेस अपलोड है, उसको भी आप लोग डीपली में देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। और CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। अगर हो सकता है तो हम उसका वीडियो भी बनाएंगे, जिससे आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाए। इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।